तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और बार फिर से हमारे स्मार्ट माइंड आर्मी यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है देव सिंह और मैं आप सबको पढ़ाता हूँ साइंस। तो आज हमारा लेक्चर थर्ड है किसका, ग्रेविटेशन चैप्टर का, जिसमें हम किसके बारे में जानेंगे, आपके मास और वेट के बारे में जानेंगे और उसके ऊपर थोड़े से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले आपके नोट्स को ले लेते हैं और मार्कर उठा लेते हैं और करवाना शुरू करते हैं। तो देखो, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आपको मैंने 10.3 क्वेश्चन था, 10.2 एग्जाम्पल था, वो करवा दिए थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं किस पे, मास पे। तो लिखता हूँ, सॉरी गलत मार्कर उठा लिया। तो आज किसके बारे में बात हो रही है, मास। ठीक है, अब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जो था आपकी क्लास 9th का, मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो उसमें क्या बताया था, बताओ हैं। मैटर इन सराउंडिंग और मैटर वाले चैप्टर में क्या बताया था, मास के बारे में कुछ बताया था मैंने आपको, थोड़ा सा शायद आइडिया हो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बता देता हूँ। ठीक है, तो मास क्या होता है आपका जो आपने इससे पहले वाला चैप्टर जो पढ़ा था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, आपका मास हम किससे डिफाइन करते थे, आपके इनर्शिया से डिफाइन करते थे। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ इस चीज़ की इनर्शिया ज़्यादा है तो इसका मास ज़्यादा होगा। अब जैसे ट्रक है, ट्रक को आप क्या करो, मूव कराने की कोशिश करो, आपसे हिलेगा नहीं हिलेगा, क्यों, आप बोलोगे इसका इनर्शिया ज़्यादा है, यानी आप इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हो, इसका मास ज़्यादा है। तो मास एक ऐसी चीज़ है जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल यानी वो कहीं भी चेंज नहीं होती। जैसे आपकी अगर बॉडी को मैं लूँ और इसमें मास में अगर आपसे लूँ, आपके अंदर मास कितना है, तो एक्चुअल मैटर जो आपके अंदर प्रेजेंट होगा उसको मैं कैलकुलेट करूंगा ना, तो मास आता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले कि डेफिनेशन क्या बोल रही है। तो डेफिनेशन लिखते हैं, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, यानी हमारे किसी भी चीज़ के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। इट इज़ ए फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल है यानी अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, अगर आपने एसएसटी पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़े होंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मौलिक अधिकार, ये है ज़रूरी और ये हर जगह लागू होने चाहिए। ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब ये प्रॉपर्टी जो है हर जगह फॉलो होगी, हर जगह ट्रू प्रूव होगी, सीधी सी बात है। इसका मतलब ये है कि आपका जो मास होता है ना, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। कैसे, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मास हमारा जो होता है वो क्या होता है, हर जगह पर कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं आपका अर्थ पर मास कितना है, आप कुछ बोलोगे। अगर मैं आपसे बोलूं आपका मून पे कितना है, वो अर्थ पे जितना आपका मास था उसके बराबर ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। इट डजंट चेंज, इट डजंट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बहुत बढ़िया। और क्या बोल सकता हूं मैं, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। ठीक है, ये होता है आपका मास। सीधी सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सादी है। ठीक है, वेट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको मास का थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया समझ में आएगा। इसलिए अभी क्या, अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा रुक जाओ भाई, इसके बाद वेट आने वाला है, वेट में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे, लिख लिया होगा आशा करता हूँ। चलते हैं आगे। तो देखो, अब आपके किसके ऊपर आ रहे हैं, हम वेट के ऊपर आ रहे हैं। वेट, फिर से मार्कर में प्रॉब्लम, क्या बोल रहे हैं, वेट।
हाँ तो देखो, अब आपके इसके ऊपर आ रहे हैं, हम वेट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो वेट क्या होता है, ठीक है। वेट आपका पता क्या होता है, प्लैनेट टू प्लैनेट डिपेंड करता है। अगर आप अभी अर्थ पे हो तो मून पे हो, किसी और चीज़ पे हो, तो हर जगह पर अलग अलग वेट होता है आपका, ठीक है। तो हमको जो जनरली पढ़ाया जाता है आपकी क्लास 9th में, बताऊंगा डेफिनेशन के द्वारा, तो बोला जाता है वेट ऑन अर्थ के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं किसके पर्सपेक्टिव से है, अर्थ के पर्सपेक्टिव से। अब पर्सपेक्टिव, कई बच्चे बोल रहे हो भैया पर्सपेक्टिव क्या होता है, यानी एक तरीके से मैं कर रहा हूँ, अगर मैं तेरा वेट निकाल रहा हूँ, मैं बोलूँगा इसका वेट अर्थ पर कितना है, एक तरीके से ये कहना चाह रहा हूँ मैं, अर्थ पर कितना है, मून पर कितना हुआ। तो आपकी जो डेफिनेशन है 9th में, वो जनरली किसके ऊपर है, अर्थ के ऊपर कितना है। तो ठीक है, और ये इस डेफिनेशन को लिख देना, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। और आपके पेपर में बताऊँ मेनली क्या पूछा जाता है कि वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है, मैं वो आपको लिखवा ही रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इट रेफर टू द फोर्स, भैया जी मार्कर आपका नाटक कर रहा है बहुत, ठीक है। आज आपका मार्कर बहुत नाटक कर रहा है, इसे ले लेते हैं। इट रेफर टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। आपकी ग्रेविटी कितना फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसको क्या कहता हूं मैं, वेट कहता हूं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, यानी ये मास पर क्या करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है, ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड, ठीक है, बस इतना बहुत है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो आपका जी रहता है, जिसको मैं कह रहा हूँ फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स आ गया ना, तो मेरा फोर्स क्या होता है, F=ma, और मैं इसमें एक इसको लेता हूँ जी को, जी इज़ कांस्टेंट, एक तरीके से जी इज़ कांस्टेंट। अगर मैं बात करूँ जी हर जगह पर कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि देखो आपका वेट क्या है, फोर्स है, फोर्स क्या हो गया मेरा m×a, और फोर्स को मैं क्या ले सकता हूँ, वेट ले सकता हूँ, तो ये हो गया W, और ये हो गया m आपका मास, और एक्सेलरेशन क्या हो गया मेरा इसकी जगह, ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g, तो ये होता है आपका वेट। और ये जनरली किस पे बोला जाता है, अर्थ पर, ठीक है। अर्थ पर जो आपकी डेफिनेशन है या फिर बुक में भी दे रखा है, वो जनरली अर्थ पर आपकी उसके नज़रिए से डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। अब जो मेरा वेट होता है वो फोर्स होता है, तो यानी इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है इसकी न्यूटन। तो आप खुद सोचो आप कितने बड़े भ्रम में जी रहे थे, आपसे बचपन से आपसे पूछा था कि आपका वेट कितना है, वेट कितना है, पर एक्चुअली आप बताते क्या हो, वेट बताते हो, मास बताते हो, हैं? नहीं, आप क्या बताते हो, एक तरीके से फोर्स बताते हो अपना, कि आपका अर्थ पर फोर्स कितना है, एक तरीके से ये होता है असली में। मैं आपको बताऊं, अगर आपका वेट इधर कुछ है ना, दूसरे प्लेनेट में आपको ले जाऊँ ना, उधर कुछ और होगा, पर वो क्या होता है, फोर्स होता है। एक्चुअल जो आपका मास होता है वो तो आपको ही मालूम होगा, उसको जी से डिवाइड मार देना, वो आपका एक्चुअल वेट हो गया, ठीक है। बस एक्चुअल वेट नहीं, सॉरी, एक्चुअल मास हो गया, तो ठीक है। तो कोई बोले ना कि अगर ये इंसान मोटा है, नहीं भाई वो मोटा नहीं है, वो इस प्लेनेट पे रह रहा है, इसलिए उसको लग रहा है, उसको तो दूसरे प्लेनेट पे ले जाए तो उसके रिस्पेक्टिव में वो इतना मोटा नहीं होगा शायद। तो ठीक है, इसकी यूनिट होती है n। और क्या, और कुछ चीज़ें, हाँ एक और चीज़ लिखो, वेट कैन बी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब प्लेस टू प्लेस इसका मतलब क्या है, प्लेस टू प्लेस। मैं जब कल आपको डेरिवेशन करवा रहा था तो मैंने आपको कुछ बताया था कि जो जी होता है ये किस पर हाई होता है, आपके किस पे बताओ, पोल्स पर। तो कहीं मैं अगर आपसे बात करूं तो आपका एक तरीके से क्या होगा, वेट बढ़ नहीं जाएगा पोल्स पर, सीधी सी बात है ना, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि वेट कैन बी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो किस वजह डिपेंड कर रहा है, एम पे तो कर ही रहा है और जी पे भी कर रहा है, ठीक है। पर आपका क्या मान लेते हैं हम, एक तरीके से जी को कांस्टेंट मान लेते हैं। पर अगर मैं वेट की अगर एक्चुअल डेफिनेशन बताऊँ ना आपको,
ये तो अर्थ के पर्सपेक्टिव से है, वेट की कुछ नहीं है, मेन डेफिनेशन है m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैनेट ऑन विच यू आर। सीधी सी बात है, जितना आपका वेट है, जितना उस प्लैनेट का एक्सेलरेशन है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका वेट आ जाता है। अगर मैं बात करूं किसी भी प्लैनेट की या फिर कहीं भी किसी भी जगह की, तो मास की बात हो गई। मास क्या होती है, एक्चुअल मैटर कितना, एक्चुअल मैटर जो आपके अंदर है उसको मैं क्या कह देता हूँ, मास कह देता हूँ। वो चेंज नहीं होता है, और वो उसकी यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट क्या होती है, लिख लेना इधर, ठीक है। मास की जो यूनिट होती है ना आपकी, मास की आपकी यूनिट क्या होती है, केजी, लिख लेना, ठीक है। और इसकी यूनिट ये होती है न्यूटन, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं, आपकी बुक में एक टॉपिक दे रखा है, क्या दे रखा है, वो ये दे रखा है कि आपका अर्थ पर वेट अगर इतना है तो वहीं आपका मून पर कितना वेट होगा। तो बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको इसमें समझाया ऐसे ही उसमें समझाऊंगा, बहुत आसान है, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बहुत आराम से समझाऊंगा। तो इसको मिटा देता हूँ, लिख लिया होगा आपने, ज़्यादा कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात थी नहीं। आपका वेट क्या होता है, वेट डिफरेंट होता है डिफरेंट प्लैनेट पर, ठीक है। तो ये हो गया इधर कट, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। आपके बुक में बहुत आसानी से इसकी डेरिवेशन दी गई है, या फिर एक पद्धति से आराम से बताया गया है। अब देखो फर्स्ट बात क्या आ रही है हमारी, फर्स्ट बात आ रही है हमारी, मैं वेट को क्या लिखता हूँ, F इंटू एम ए, बहुत बढ़िया। इसको मैं लिख देता हूँ W इंटू एम ए, क्योंकि वेट क्या होता है, आपका फोर्स होता है। अगर मैं अर्थ की बात करता हूँ, तो इसमें A जो होता है क्या होता है, एक्सेलरेशन। अगर मैं अर्थ के वेट की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, WE, अर्थ के रिस्पेक्ट में। मास मेरा वही रहेगा, कांस्टेंट होता है, और जो मेरा एक्सेलरेशन होता है वो किस में चेंज हो जाएगा, G में। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ, आप G को कैलकुलेट कैसे करते थे। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपने लेक्चर सेकंड नहीं देखा ना भाई, कुछ समझ नहीं आने वाला, कुछ समझ नहीं आएगा, पहले लेक्चर सेकंड देख के आओ, ठीक है। प्लेलिस्ट दे देता हूँ मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, और चाहे तो एंडिंग में भी मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप जाके प्लेलिस्ट को दे सकते हो। उसमें मैंने पूरी आपको 9th क्लास साइंस पढ़ाई है, ठीक है। अब देखो WE इंटू एम जी, अगर मैं G को कैसे लिखता हूँ, G को बताओ मैं कैसे लिखता हूँ, G इंटू मास इसका अर्थ का, क्योंकि मैं अभी अर्थ के रिस्पेक्ट में वेट मेजर कर रहा हूँ, तो M अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, बहुत बढ़िया। तो हो गया आपका WE। अब वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मून पूछा था, भैया आपने तो अर्थ निकाला है, तो ऐसे ही सेम किस पे करना है, मून पर करना है। लिखो F इजकल टू एम ए, W इजकल टू एम ए, और WM क्या हो जाएगा आपका, मास कांस्टेंट। एक्सेलरेशन किधर जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, इधर आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू मून, जिसको मैं कैसे ले सकता हूँ, G इंटू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय R स्क्वायर ऑफ मून, ठीक है। अब मेरी दो चीज़ें जो मेरे को मालूम होनी चाहिए, एक तो अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस, मून का मास और मून का रेडियस। अगर ये दो चीज़ें मुझे मालूम पड़ जाए तो मैं क्या कर लूँगा, और ये दोनों चीज़ें तो मुझे मालूम ही है एक तरीके से, इनका मैं डेरिवेशन कर चुका हूँ, जिसमें G की वैल्यू क्या होती है 9.8। पर मैं वहीं मून की बात करूँ तो मून की मेरे को M पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए, जो आपकी बुक में दे रखा है उसको मैं लिख देता हूँ। आपकी बुक में WE को लिखेंगे M इंटू G, आपका कांस्टेंट होता है उसको वैसे ही रखो, क्योंकि इसमें क्या है, कंपैरिजन निकाला गया है। तो अर्थ का मास कितना होता है, 5.98 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय R कितना है, 6.37 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। और वहीं मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो गया, WM mg, और मास कितना हो गया मून का, 7.36 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय R क्या हो गया, 1.74 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया।
डब्ल्यू निकाल लिया, डब्ल्यू एम निकालना था मतलब दोनों चीज़ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि भाई दोनों चीज़ मालूम होनी चाहिए ना। वैल्यू मैं आपको बताऊँ, आपको डब्ल्यू ई आप निकाल लोगे, पर डब्ल्यू एम निकालना थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि आपको उसको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। अब देखो आपकी बुक में क्या कर रखा है, टॉपिक डाल रखा है कि हमको मून पे बताना है, पर उसने एक और चीज़ दे रखी है, अगर अर्थ पर मेरा इतना वेट होगा तो उसका मून पर कितना वेट होगा। तो ये अच्छी बात है, इससे क्या होगा, आपकी और नॉलेज इनहेंस होगी और आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अगर मैं डब्ल्यू ई डिवाइड कर देता हूँ किससे, इक्वेशन 1 और 2 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड किसको, इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा मेरा, डब्ल्यू ई डिवाइड बाई डब्ल्यू एम इज इक्वल टू, आपका पहले ही डिवाइड हो चुका है, तो ये है आपका 6, अप्रोक्सीमेटली 6 आ जाएगा, जिसको मैं क्या ले सकता हूँ, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा डब्ल्यू एम बाई डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 1/6, रेसिप्रोकल कर दिया, यानी मेरा वेट ऑन अर्थ जो होगा इंसान का, वो क्या हो जाएगा, मून पर 1/6 हो जाएगा, वेट ऑन मून। मतलब समझ रहे हो आप, अगर आपका मून पर 1 kg वेट मान लो, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग है, 1 kg है ना, सॉरी 1 kg बोल रहा हूँ, वेट तो न्यूटन में होता है, तो वेट अगर आपका उधर 1 न्यूटन है ना, तो आपको पता है अर्थ पर कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन। ये होती है इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन इसमें, ठीक है। तो वेट और मास को हमने यहीं पर समाप्त कर दिया है। अब क्या करते हैं, आपके थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके क्वेश्चन दे रखे हैं उनको कर लेते हैं थोड़े से, फिर चलते हैं आगे। तो लिखिए भाई, आपका कौन सा एग्जाम्पल है, 10.4, मिटा देते हैं इसको, समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कर रहा है, एग्जाम्पल 10.4, बहुत पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे जैसा अपना प्रोसीजर होता है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इज वेट्स ऑन अर्थ। बहुत आसान है, अर्थ पर वेट पूछा है, वेट क्या होता है m इंटू ए, अर्थ पे पूछा तो ए क्या हो जाएगा g, मास दे रखा 10 इंटू, अगर मैं g की वैल्यू 10 ले लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट 10 के बराबर, तो क्या हो जाएगा 100 न्यूटन। आपका वेट किस क्या हो जाएगा 100 न्यूटन। अब किस पे आ रहे हैं, एग्जाम्पल 10.5 पर। एग्जाम्पल 10.5 क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट वेट्स 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। उसने पूछा है मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वेट ऑन अर्थ, एक मेरा ऑब्जेक्ट है जिसका वेट अर्थ पर क्या है 10 न्यूटन है, तो उसने पूछा है इसी का वेट ऑन मून क्या हो जाएगा। बहुत आसान है, अभी डेरिवेशन निकाली थी, क्या थी वो ये था, थोड़ी सी गलत लिख दी भाई, वो थी डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई, तो डब्ल्यू एम आपका क्या आ गया, डब्ल्यू ई 10, 1/6 इंटू 1/10, और इसको मैं कर देता हूँ 2 5 जा 2 3 जा 3 से काट देता हूँ इसको, तो 3 1 जा 0.2 आ गया आपका 6 18 2 6, वही आपका 1.66 आ जाएगा करीब न्यूटन। यानी अगर आपका वेट अर्थ पर 10 न्यूटन है, वहीं आपका वेट मून पर क्या होगा, एक तरीके से 1.66 न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको जो भी चीज़ें समझाई हैं समझ में आई होंगी। एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूँ, मास क्या होता है आपका, मास आपकी कोई भी चीज़, या फिर अगर मैं बात बताऊँ
एक्चुअल मैटर प्रेजेंट इन योर बॉडी, उसको मैं किस में वेट करता हूँ, क्या किस में मेजर करता हूँ, केजी में, ठीक है। वो चेंज नहीं होता है, प्लेस टू प्लेस कांस्टेंट रहता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। वेट क्या होता है आपका, फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं होती है, चेंज हो जाती है हर जगह, प्लैनेट टू प्लैनेट, प्लेस टू प्लेस। और ये किस पे डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन पर डिपेंड करती है। और किस पे डिपेंड करती है, आपके मास पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर मैं अर्थ का एग्जांपल लूँ तो उसमें एक्सेलरेशन जनरली कांस्टेंट रहता है, जिसको मैं जी कहता हूँ। और मैं अगर मून और अर्थ की कंपैरिजन की बात करूँ तो वो क्या होता है, WM = 1/6 × WE। यानी अगर आपका अर्थ पर वेट 1 है तो वहीं आपका मून पर क्या हो जाएगा, 1/6 न्यूटन। और आपकी वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गए होंगे, तो आई होप समझ में आया होगा, पूरा कंक्लूड भी कर दिया एक बार अच्छे से। तो इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज का लेक्चर देखने के लिए। आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा जाए और बस पढ़ते रहो मन लगा के, ठीक है। तो सी यू, टाटा, गुड बाय और राधे राधे।